नमस्कार दोस्तों। SR कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं तरुण कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं और भारतीय संविधान के अंतर्गत हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के पारित होने तक की कहानी को हमने लास्ट वीडियो में क्लियर कर लिया था कि किस तरह से भारतीय शासन के संदर्भ में भारत शासन अधिनियम 1935 जारी किया गया था, पारित किया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के जो प्रमुख उपबंध हैं, इसमें कौन कौन से नियम थे, हम उन नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। कौन कौन से उपबंध थे, जैसे पहला उपबंध था अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश राज्य थे, कमिश्नरीज थीं और देसी रियासतें थीं, इनको मिलाकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का उद्देश्य बनाया गया। परंतु इसमें चूंकि देसी रियासतों के मिलने और न मिलने के बारे में वो स्वैच्छिक रूप में स्वतंत्र थे, स्वैच्छिक रूप से चाहे तो मिल सकते थे, तो नहीं तो नहीं मिल सकते थे। और इस स्वच्छता के कारण अखिल भारतीय संघ में बहुत ज़्यादा मात्रा में देसी रियासतों का मिलन नहीं हुआ और इसी वजह से अखिल भारतीय संघ की स्थापना का जो मूल उद्देश्य था वो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। तो कहने का मतलब कि भारत शासन अधिनियम का जो पहला प्रमुख उपबंध बनाया गया था कि भारतीय शासन के परिप्रेक्ष्य में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करी जाएगी और इस अखिल भारतीय संघ में ब्रिटिश शासित क्षेत्र और कमिश्नरीज और देसी रियासतें होंगी, परंतु सबके सम्मिलित न होने के कारण यह अखिल भारतीय संघ जो था वो अपनी पूर्णता को प्राप्त न कर सका। दूसरा जो प्रमुख उपबंध था वो था केंद्र में द्वैत शासन। ठीक है, जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत आपको बताया गया कि 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, परंतु भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में लागू द्वैत शासन को हटा दिया गया और इसको केंद्र में लागू किया गया और प्रशासन के अंतर्गत, केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत दो विषयों में बांटा गया। जो भी हमारे विषय थे उनको दो विषयों में बांटा गया, एक रक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। रक्षित विषयों के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल होते थे, गवर्नर जनरल और उनकी परिषद, गवर्नर जनरल और उनकी परिषद क्या उसका क्रियान्वयन करती थी और वो भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट के प्रति उत्तरदायी होती थी। और जो हमारे हस्तांतरित विषय थे, इनके हस्तांतरित विषयों का जो प्रशासन था वो गवर्नर जनरल मंत्रिपरिषद के माध्यम से करवाते थे और वो उत्तरदायी किसके प्रति होता था, वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता था। तो ये था केंद्र में द्वैत शासन। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है प्रांतीय स्वायत्तता। इसके अंतर्गत जो विधि निर्माण के लिए विषय थे, जिन पर केंद्रीय और प्रांतीय विषय थे, तो प्रांतीय विषयों पर नियम कानून बनाने का अधिकार राज्यों को देना, प्रांतों को देना, यह महत्वपूर्ण उपबंध था भारत शासन अधिनियम 1935 का। इसके तहत जो ब्रिटिश गवर्नर जो प्रतिनिधि होते थे वो गवर्नर के अधीन काम नहीं करते थे, वो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, ना कि वो ब्रिटिश गवर्नर के अधीन माने जाते थे। ठीक है, तीसरा और चौथा पॉइंट था संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय की स्थापना एक महत्वपूर्ण उपबंध था। दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश और 7 सहायक न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के माध्यम से करी जाती थी और इसको 1 अक्टूबर 1937 से यह कार्य करना प्रारंभ करता है और सर मॉरिस इसके पहले प्रमुख न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। संघ न्यायालय के खिलाफ अगर मान लो कि आपको संघीय न्यायालय के किसी डिसीजन के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी है तो इसकी अपील आप इंग्लैंड स्थित प्रीवी काउंसिल में कर सकते थे। शक्तियों का विभाजन, इस उपबंध के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया।
कहने का मतलब जिस तरह से कुछ जो राज्य शासन जब चलाया जाएगा, राज्य चलाया जाएगा, तो कुछ ऐसे विषय होंगे, क्योंकि केंद्र में द्वैध शासन लगा हुआ था, तो कुछ ऐसे विषय होंगे जिन पर राज्य सरकार नियम कानून बनाएगी, कुछ ऐसे विषय होंगे जिन पर केंद्र सरकार नियम कानून बनाएगी, और कुछ ऐसे विषय भी होंगे जिन पर दोनों मिलजुल कर सहमति से सरकार नियम बनाएंगे। तो संघ सूची केंद्र के लिए, प्रांतीय सूची राज्यों के लिए, प्रांतों के लिए, और समवर्ती सूची जिन पर दोनों को नियम बनाने का अधिकार था। ये शक्तियों का विभाजन इन 3 प्रकार की सूचियों में किया गया। हमारे वर्तमान संविधान में भी इन तीनों सूचियों का उल्लेख मिलता है। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 11 राज्यों में विधानसभा का गठन किया गया, और इस विधानसभा में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक मंडल की व्यवस्था की गई। जो दूसरा सदन होता था, द्विसदनात्मक मतलब जो जहां 2 सदन थे, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन विधान परिषद हुआ करता था, जो एक स्थायी सदन था। ठीक है। इसके पश्चात भारत परिषद का अंत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही भारत परिषद का अंत कर दिया गया। 1935 में बर्मा, जो वर्तमान में म्यांमार कहलाता है, उसको भारत से अलग कर दिया गया, और 1937 में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। जो 11 राज्यों में विधानसभा का गठन किया गया, इन्हीं 11 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी करवाए गए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और इन चुनाव में जो 11 राज्यों में चुनाव हुए, इनमें से 6 राज्यों में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। 3 राज्यों में कांग्रेस ने मिलजुल कर या मिलीजुली सरकार बनी। एक राज्य में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। ये राज्य था पंजाब राज्य में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। और बंगाल राज्य में एक राज्य है बंगाल, जहां पर कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। इस तरह से 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, जिनमें से 11 राज्यों में से हर राज्य में 6 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, 3 राज्यों में मिलीजुली सरकार, एक राज्य में यूनियनिस्ट पार्टी और एक राज्य में कृषक प्रजा पार्टी ने सरकार बनाई। इसी के तहत 1937 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, इसी के तहत उत्तर प्रदेश उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो संयुक्त प्रांत में, वर्तमान में इसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, तत्काल समय में इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो संयुक्त प्रांत में भी चुनाव हुए, और संयुक्त प्रांत में 228 सदस्यों के लिए चुनाव किया गया था, जिसमें से 134 सदस्य कांग्रेस पार्टी के विजयी हुए थे। तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था, और उसी के तहत गोविंद बल्लभ पंत महोदय को उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था। वीएन काटजू महोदय को कानून मंत्री बनाया गया था, और वित्त मंत्री थे रफी अहमद किदवई, ये प्रमुख लोग थे। तो जीवी पंत जो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कहलाते हैं, वो इसी 1935 के अधिनियम के तहत जो चुनाव 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो चुनाव हुए थे 1937 में, तभी मुख्यमंत्री पद उत्तर प्रदेश जो वर्तमान में है वहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत। और कहाँ, जब 1937 में चुनाव हुए तब ये ऐसा संभव हुआ था। ये था भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख उपबंधों को हमने पढ़ा। इन्हीं उपबंधों में फिर ये सरकार बन जाती है। सरकार बनने के बाद 1937 में 11 राज्यों में सरकार अपना शासन प्रशासन स्टार्ट करता है। परंतु 28 माह तक शासन में रहने के बाद, शासन करने के बाद हुआ क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने बगैर कांग्रेस की अनुमति के ही, बिना कांग्रेस की अनुमति के ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। और जो हमारी स्वतंत्रता की मांग थी कांग्रेस की, उस मांग की लगातार उपेक्षा हो रही थी। तो कांग्रेस इस बात से रुष्ट हो जाती है, और 28 माह तक शासन में रहने के बाद सामूहिक रूप से कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। 28 माह तक शासन में रहने के बाद कांग्रेस ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। जो भी 6 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और मिली जुली सरकार थी, जब यहाँ से इस्तीफा हो गया तो मुस्लिम लीग ने भी इसका सपोर्ट किया।
क्या नाम है, भीमराव अंबेडकर जी ने भी इसका सपोर्ट किया, मुस्लिम लीग ने इसका सपोर्ट किया। और 22 दिसंबर प्रमुख डेट है, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया। किसको मनाया? जो भारत शासन, जो सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था कि नहीं, हमको ये राज्य स्वीकार नहीं है, हमको इस तरह का शासन नहीं चाहिए। इसमें सपोर्ट किया था, कांग्रेस का सपोर्ट किया था मुस्लिम लीग ने। और इस 22 दिसंबर को जब वो भी इसमें शामिल हो गई थी, तो उसने इस दिवस को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। ये था आज तक हमारा भारत शासन अधिनियम के प्रमुख उपबंध। ठीक है, इसके आगे के वीडियोस को हम लोग आगे के चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में बताइए। धन्यवाद।